नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टूडेंट डी की। मेरा आज हम देखने वाले हैं सीटेट 2019 का ओल्ड क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होते हैं वो हमारी आने वाली जो एग्जाम होती है उसके लिए काफी हेल्पफुल रहते हैं। तो यदि आप सीटेट पेपर सेकंड फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं और आपका सब्जेक्ट यहाँ पर एसएसटी है, तो बिल्कुल यहाँ पर ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। और ऐसे ही आप कंप्लीट नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट के लिए आपकी अपनी ऐप ऑनलाइन स्टडी डीके, जिसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप यदि इंटरेस्टेड हैं तो उसे भी आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं आज के हमारे इस क्वेश्चन पेपर की, जो कि 2019 का है और 2018 का पहले हम दे चुके हैं। और कंटिन्यू आपको यहाँ पर सभी प्रकार के जो सब्जेक्ट हैं, मैथ साइंस, इसके साथ में एसएसटी, इन सभी के पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड के वीडियो आपको चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएंगे और करा भी चुके हैं। तो बिल्कुल चलिए स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। और पहला प्रश्न यहाँ पर हमारा इसमें आता है 31 वाला। यहाँ पर 31 से हम चलेंगे तो 90 तक हमारे जो क्वेश्चन है इस पार्ट के रहने वाले हैं, पार्ट थर्ड के रूप में ये रहेगा। और पहला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन यहाँ पर भ्रंशोत्थ पर्वत यहाँ पर है? तो ब्लैक माउंटेन्स यहाँ पर कौन सा है? हिमालय पर्वत है, अलेप्शियन पर्वत है, या यूराल पर्वत है, या फिर वासजस पर्वत है? तो यहाँ पर भ्रंशोत्थ पर्वत की यदि हम बात करें तो यहाँ पर उत्तर इस प्रश्न के लिए हमारा जो बन जाता है वो बन जाता है वासजस पर्वत। चौथा जो विकल्प होगा वो इस प्रश्न का यहाँ पर उत्तर होगा। आगे एक कथन के रूप में प्रश्न है हमारा अगला, और इसमें बताया गया है कि कथन है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। कथन बी है, चंद्रमा का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक चक्र पूरा करता है। अब नीचे दिए गए कथन में से कौन से में से सही विकल्प का चयन यदि हम करें, जिसमें ए बी दोनों सही बताए गए हैं और बी सही व्याख्या है ए की। ए बी दोनों सही है परंतु बी सही व्याख्या नहीं है ए की। ए सही परंतु बी गलत है, या फिर ए गलत है परंतु बी सही है। तो यहां पर यदि हम बात करें इसमें, तो इसमें ए और बी दोनों सही हैं और जो बी है सही व्याख्या है ए की। मतलब जो यहाँ पर कथन बी हमारा बताया गया है वो ए की जो व्याख्या करता है कि चंद्रमा का पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा होता है और इतने समय वो अपने अक्ष पर भी एक चक्र पूर्ण कर लेता है। तो ये इसकी व्याख्या कर रहा है कथन ए की, कथन बी। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, कायांतरित सेल के बारे में यहाँ पर एबीसी कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। आग्नेय और औषधि सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। और बी यहाँ पर कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघल करके द्रवित मेग्मा बनाते हैं। सी है, संगमरमर एक प्रकार का कायांतरित सेल है। अब देखिए यहाँ पर तीन कथन हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें जो शेल होते हैं, पत्थर होते हैं, चट्टाने होती हैं, उनके तीन प्रकार बताए हैं, आग्नेय, औषधि और कायांतरित। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो इनके जो नाम होते हैं, ये नाम से ही हमें इन शेलों के बारे में पता चल जाता है। जैसे आग्नेय शेल, आग्नेय का मतलब यहाँ पर अग्नि, मतलब उच्च ताप दाब वाली स्थिति बनती है। और कायांतरित मतलब उसकी जो उसका जो आकार है, उसका जो रूप है वो यहाँ पर परिवर्तित हो जाता है, कायांतरित हो जाता है। और एक यहाँ पर है औषधि शेल, जो अवसाद के रूप में जो चट्टान होती है, जब वो परिवर्तित हो जाती है अवसाद के रूप में बची रहती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यदि हम थोड़ा सा नाम पर ध्यान देंगे तो हमें चट्टानों के बारे में पता लग जाएगा। अब यहाँ पर यदि हम देखें इसमें उत्तर कौन सा सही है, तो यहाँ पर जो आग्नेय और औषधि सेलें होती है ये उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती है। ये कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और कायांतरित सेल जो होती है वो सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघल करके मेग्मा बनाती है, ये भी सही है। और संगमरमर जो है एक प्रकार का कायांतरित सेल है, ये भी सही है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम देखें तो जो तीनों ही कथन यहाँ पर हमारे बनते हैं वो इसमें सही है, जिसमें ए बी सी तीनों ही यहाँ पर सही होंगे। चलिए आगे चलते हैं, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं? तो देखिए, जब अंतरिक्ष
में प्रवेश करने वाले जो उल्का पिंड होते हैं, जो वायुमंडल में आते हैं, तो हमें एक जो लकीर सी होती है वो हमें खींची हुई दिखाई देती है, जिसे हम तारा टूटना इस प्रकार से हम देखते हैं और कहते हैं। तो यहाँ पर अंतरिक्ष से जब ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो कौन से मंडल पर आने पर ये जल जाते हैं, मतलब कि इनमें चिंगारी सी उत्पन्न यहाँ पर होने लगती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो मध्य मंडल है, बाह्य वायुमंडल है, बहिर्मंडल है और समताप मंडल है। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर बनता है वो बन जाता है मध्य मंडल में आने पर ये जो पिंड होते हैं ये जलने लगते हैं। चलिए, तो इसमें पहला विकल्प जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा, मीजोस्फीयर पहला वाला। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। तो ऋतु प्रवास जो है ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ऋतु प्रवास देखिए यहाँ पर देखें, लोगों के आवागमन से, घरों के आसपास की बसाहट से, या एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता से, या ऐसे स्थान से जहां बस्तियां विकसित होती है। तो यदि हम ऋतु प्रवास की यदि इसमें बात करें तो ऋतु प्रवास जो होता है ये लोगों के आवागमन से जुड़ा हुआ है। पहला जो विकल्प होगा ये हमारा यहाँ पर उत्तर होगा, है ना। तो पहला विकल्प इसमें उत्तर होगा। अब देखिए अगला प्रश्न आता है, स्थायी पवनों का संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। बी है, पश्चिमी और पूर्वी पवनें इनके उदाहरण है। ए सही, बी गलत, ए गलत या बी सही, ए बी दोनों सही या ए बी दोनों गलत। तो यहाँ पर कहें तो ए बी दोनों ही जो है वो इसमें सही है। यहाँ पर ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। स्थायी पवनों के बारे में हम बात कर रहे हैं और ये पश्चिम एवं पूर्वी पवनें जो है इसके उदाहरण भी बनते हैं। तो दोनों ही कथन इसमें सही रहेंगे। आगे अगला प्रश्न आता है, ब्राजील के कंपोज और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण है। तो यहाँ पर यदि हम इनके उदाहरणों की बात करें तो ये किसके उदाहरण है? तो आपने ब्राजील और कंपोज के जो मैदान है उनके बारे में सुना होगा। तो ये घास के मैदान होते हैं। तो यहाँ पर घास बताए हैं, दो विकल्पों में बताया है, जैसे कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के स्थल, या टुंड्रा की वनस्पति, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल, भूमध्य सागरीय घास स्थल। तो देखिए जो ब्राजील और कंपोज और वेनेजुएला के लानोस जो है ये यहाँ पर उदाहरण बनते हैं और ये बनते हैं उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के, यानी कि ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के उदाहरण यहाँ पर बनेंगे। तो तीसरा विकल्प यहाँ पर जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है, जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। बी है कि उस स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई और उच्चावच पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो जलवायु के संबंध में बात की जा रही है और जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन, या फिर किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई और उच्चावच पर निर्भर करती है। तो हमारा जो उत्तर होगा यहाँ पर दोनों ही चीजें यहाँ पर जो है वो गलत होंगी, जिसमें ए बी दोनों ही इसमें गलत है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आता है, दिए गए लक्षणों के ए बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान कीजिए। यह ए है, यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। बी है, यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। बायोगैस, प्राकृतिक गैस, भूतापीय ऊर्जा या फिर मोम। तो यहाँ पर ये जो कथन दिए गए हैं इन कथनों के आधार पर हमें उस ऊर्जा को इसमें ढूंढना है। तो वो ऊर्जा यहाँ पर हमारी जो होती है वो हो जाती है प्राकृतिक गैस। अब देखिए कैसे होगी, तो ये एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है ना, और साथ ही साथ ये ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो जो तेल होता है जब उसको निकाला जाता है तो इसको भी इस परिष्कृत किया जाता है, मतलब ये भी हमें प्राप्त होती है, कहने का मतलब सीधा ये है। तो प्राकृतिक गैस जो होगा वो इस प्रश्न के लिए हमारा उत्तर बन जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप या फिर एशिया? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वहां पर हमारे भारत का एक शोध संस्थान बनाया गया है, जहां पर उससे खोजें वहां पर होती रहती है उसके बारे में। अंटार्कटिका जिसे श्वेत महाद्वीप हम कहते हैं वहां पर, तो जो हमारे भारत का शोध संस्थान है उसका नाम है वहां पर मैत्री, उसको मैत्री के नाम से जाना जाता है। तो ये अंटार्कटिका में वहां पर स्थित है
और भी दूसरों देशों के वहां पर शोध संस्थान भी देखने को मिलते हैं। तो भारत का जो शोध संस्थान है वो है मैत्री। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? तो खनिज के संदर्भ में देखें, ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। सभी खनिज जो होते हैं वो अधात्विक होते हैं। अब हम यदि इसमें देखें हमारा उत्तर, तो यहाँ पर खनिजों के संबंध में जो सही नहीं है वो हमें देखना है। अब सभी खनिज अधात्विक होते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं, जो खनिज होते हैं उनमें से कुछ धात्विक भी होते हैं। तो यहाँ पर ये जो बता रहा है सभी खनिज अधात्विक होते हैं, यही इसमें सही नहीं, मतलब कि गलत है। तो यही बन जाएगा इसमें हमारा यहाँ पर उत्तर। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए और नर्मदा घाटी, वज्जी, गारो पहाड़ियां, गंगा घाटी, सिंधु और उसकी सहायक नदियां। अब यहाँ पर इनके सामने है आरंभिक गणतंत्र, आखिट और संग्रहण, लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर, प्रथम नगर और आरंभिक कृषि। तो इस प्रश्न में हमारा जो सही उत्तर बनेगा उसको देखिए। तो सीधे मैं यहाँ उत्तर को टिक करता हूं और फिर उसके हिसाब से आपको सही जोड़ी का मिलान करते हैं। देखिए, जो ए वाला होगा उसके लिए हमारा जो दूसरा विकल्प बनेगा, और दूसरा विकल्प क्या है ए वाले के लिए? नर्मदा घाटी, आखेट और संग्रहण। इसी के साथ में बी वाले की यदि हम बात करें तो उसके लिए पहला विकल्प बनेगा। तो बी वाले के लिए वज्जी क्या है? आरंभिक गणतंत्र है। और सी वाले की यदि हम बात करें तो यहाँ पर सी वाले के लिए हमारा पांचवा होगा गारो पहाड़ियां, यहाँ पर हो जाता है आरंभिक कृषि। गंगा घाटी डी वाला जो है उसके लिए हमारा उत्तर जो होगा वो हो जाता है यहाँ पर लगभग 2500 वर्ष के पूर्व के शहर। और सिंधु और उसकी सहायक नदियां, तो यहाँ पर उत्तर बनता है हमारे प्रारंभिक प्रथम नगर। ये तो यहाँ पर ये चीजें हमें देखने को मिल जाएंगे। तीसरा विकल्प जो होगा वो इसमें बन जाएगा उत्तर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न बनता है, नीचे दो कथन दिए गए हैं ए बी और भारतीय इतिहास की तिथियों के और कालों के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए हुए हैं। कथन ए है, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। कथन बी है, लंबी समयावधि में घटित होने वाली तिथियों ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। अब इसमें हम देखें कि जो कथन बताए गए हैं कथन ए और बी के रूप में, क्या ए बी दोनों सही है? बी व्याख्या करता है ए की, ए बी दोनों सही किंतु इसकी सही व्याख्या नहीं करता है, या फिर ए सही बी गलत, या फिर दोनों ही गलत है। इस प्रकार से हमें यहाँ पर देखना है। तो कथन के जो प्रश्न होते हैं थोड़ा सा हमें उनके कारण जो व्याख्या बनती है उसको थोड़ा समझना होता है, और उसी के आधार पर यहाँ पर हमें अपने उत्तर का चयन इसमें करना होता है। तो यहाँ पर प्रश्न के लिए जो हमारा उत्तर बनता है वो ए गलत है और बी सही है। अब देखिए, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी काला अवधि उपयुक्त है, ये यहाँ पर गलत बनता है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। तो ये यहाँ पर गलत है और बी इसमें सही है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आता है, नीचे दो कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। कथन है, कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया, अंग्रेजी भाषी और नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई। और बी है यहाँ पर, राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने वालों के खिलाफ व्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्दलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। अब क्या यहाँ पर दोनों ही कथन जो है वो सही है, या फिर दोनों ही गलत हैं, या फिर बी सही व्याख्या करता है? इस प्रकार से हमें कथन वाले प्रश्न जो है वो इसमें देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो कुछ एक प्रश्न जो है वो ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, और इस प्रश्न के लिए हमारा जो उत्तर बनता है वो बन जाता है ए बी दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है। ये हमारा इसमें उत्तर हो जाता है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है, भारत के आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत के रूप में माना जा सकता है? कांगड़ा शैली की चित्रकला, गिरनार का सेल अभिलेख, पाद शाहनामा चित्रकला, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। अब देखिए, आरंभिक मानवों पर समझ के लिए हम किसे एक प्राथमिक स्रोत के रूप में मान सकते हैं? तो यहां पर हम मान सकते हैं मध्य प्रदेश की जो शैल चित्रकला है, यानी कि मध्य प्रदेश में भीमबेटका अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको पत्थरों पर जो चित्रकला शैली है वो देखने को मिलती है, और ये आरंभिक मानवों पर समझ के लिए यहाँ पर एक प्राथमिक स्रोत के रूप में माना जाता है। आगे देखते हैं, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। संस्कारी संस्थानों में एक निश्चित फीस लेकर साल भर फसल कटाई के समय छोड़कर जब वे खेत में काम करते थे या वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए। तो यहां पर हम कह सकते हैं ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेती में काम करते थे। तो ब्रिटिश काल के पहले के समय की इसमें बात की जाए, यहाँ पर बच्चे जो होते हैं, जब खेती बाड़ी वाले लोगों के बच्चे थे तो निश्चित रूप से जब फसल कटाई होती थी तो सभी को वहां पर कार्य करना पड़ता था। तो इस प्रकार से ये हमारा उत्तर इसमें बन जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आता है, नीचे दो कथन दिए हैं फिर से, जिसमें ए बी 18वीं 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय के संदर्भ से है। कथन है, ए 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र और राज्य के रूप में देखते थे। कथन बी है, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। अब इसमें हम देखें तो ए भी दोनों सही है, किंतु ए सही व्याख्या बी की है। ए भी दोनों सही किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है। ए सही किंतु बी गलत है, और ए गलत किंतु बी सही है। तो यहां पर हम देखें तो हमारा उत्तर बन जाता है ए गलत है किंतु बी इसमें सही बनता है। आगे चलते हैं, बीसीई का तात्पर्य है। तो बीसीई का तात्पर्य यहाँ पर क्या होता है? तो जैसे हम कभी कभी देखते हैं बीसी लिखा होता है, बिफोर जो बोलते हैं इसको बिफोर क्रिस्ट, तो कभी कभी बीसीई के रूप में ये भी देखने को मिलता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है? तो बीसीई का मतलब इसमें होता है बिफोर कॉमन एरा। तो यहाँ पर बी वाला जो विकल्प होगा वो होगा बिफोर कॉमन एरा। आज हम यह आज कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? मतलब जो पुरापाषाण युग था उसमें शुतुरमुर्ग मुर्ग देखने को मिलते थे। तो ये हमें कैसे पता चलता है? आज हम ये कैसे जानते हैं? तो उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है, या फिर महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। शुतुरमुर्ग पर मौखिक स्मृतियां हमारे पास दिल्ली के एक राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित है, या फिर फोर्थ है, विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में इसका वर्णन है। तो यहां पर हमारा जो उत्तर बनता है वो इसमें बनता है, महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं, और इनसे हमें ये पता चलता है कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो इसमें हमारा उत्तर होगा। आगे चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया है, जंगलों का विनाश हो गया है, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई है, संभवतः नदियां सूख गई थी। सही का चयन हमें इसमें करना है, और सही कथन के चयन के लिए हम इसमें बात करें तो यहां पर हमारा उत्तर जो बनेगा वो बनता है ए, बी और डी के रूप में, जिसमें ए, बी और डी। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, जंगलों का विनाश हो गया, संभवतः नदियां सूख गई थी। इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का पतन हमें इन कारणों से देखने को मिलता है। आगे देखिए, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। बोधिसत्वों को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान प्राप्ति करना बाकी था। मूर्तिकला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ। तो महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत यदि हम इसमें बात करें तो यहां पर बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी।
महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। आगे चलते हैं, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में क्या सही है। अब यहां पर उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा। गंगा के मैदानी इलाके के घने जंगल वाले क्षेत्रों को पहली बार बैठा गया और दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और फोर्ट अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर बनता है वो बनता है दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण जो था वो कठिन था। अब ये जो बात है ये खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ की बात इसमें पूछी गई है और वही हम इसमें देख रहे हैं। आगे चलते हैं, जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। समकालीन इतिहासकार और मुसाफिर ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी। अधिकांश जनजातीय समूह ने लिखित दस्तावेज रखा। जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया और फोर्टे जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की जरूरतों को एक दूसरे पर निर्भर रहा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि अधिकांश जनजातियों ने समूह ने लिखित दस्तावेजों को रखा, ये कथन इसमें गलत है। जनजातीय लोगों के इतिहास और पुनर्निर्माण में से जो कथन हमें गलत देखने को यहाँ पर मिलता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आता है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके, अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से ज्यादा सिपाहियों को भर्ती कर या भूमिहीन किसानों तथा किसानों की रक्षा के लिए नीतियां बनाकर, और फोर्थ आता है तुष्टीकरण तथा संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करके। तो देखिए 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया था। तो उन्होंने जो समेकित किया था वो किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। और पहला विकल्प इसमें उत्तर बनेगा। निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। तो यहां पर हम बात करें इसमें प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता जो नहीं होगी वो होगी मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया या जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता और जनता को मतदान का अधिकार। तो देखिए प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, वो यहां पर रहेगा उत्तर थर्ड, जनता के निर्णय निर्माण प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। आगे चलते हैं, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है। लद्दाख को, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर है हिमाचल प्रदेश। तो यहां पर लद्दाख जो है उसे छोटा तिब्बत कहा जाता है। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है, लद्दाख को। आगे चलते हैं, भारत में अपील प्रणाली या पौनवर्दिक प्रणाली किसे कहते हैं। न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान, न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान, राज्य कार्यपालिका का प्रमुख सर्वोच्च अपील प्राधिकारी के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान, या निचली न्यायालय के खिलाफ आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। तो यहां पर हम कह सकते हैं निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का जो प्रावधान है उसे हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसमें उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपी पठार का लक्षण नहीं है। तो यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। यह कोयला एवं लोहा जैसे खनिजों की प्रचुरता है। इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, महानदी और कृष्णा नदियां मौजूद हैं। तो यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार के जो लक्षण के अंतर्गत नहीं होगा वो इसमें होगा, इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियां इसमें मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है। निम्न में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है। अफ्रीका का एक बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। या फिर दूसरा है, यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत, मकर रेखाएं गुजरती है।
गोबी मरुस्थल जो है इसी महाद्वीप में स्थित है। इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे एशिया से अलग करता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अफ्रीका के बारे में, जो कथन सही है। और हमारा इसमें सही कथन जो होगा वो होगा दूसरा विकल्प। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर रेखाएं गुजरती है। तो दूसरा विकल्प यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है। अब यहाँ पर क्यों वर्षा देखने को मिलती? पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की तरफ बहती है। और फोर्थ है, पवन स्थल भागों से लौट करके अरब सागर की ओर बहती है। तो यहाँ पर पवन जो है स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है और इसलिए यहाँ पर शरद ऋतु में वर्षा देखने को मिलती है। आगे चलते हैं, जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? अब देखिए, कोस्टा रिका उपागम जो होता है वो किसे कहा गया? स्वास्थ्य और सुरक्षा पर एक समान खर्च करना, सुरक्षा बजट और स्वस्थ बजट से ज्यादा खर्च करना, सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च किया जा सके, सेना के जवानों के स्वास्थ्य पर खर्चा करना। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर बनता है वो बन जाता है इसमें तीसरा विकल्प, सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च किया जा सके। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को रिक्त स्थान यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की, गाड़ियों पर, कार्यस्थलों पर, वैवाहिक संबंधों पर, सड़कों पर। तो यहां पर हम बात करेंगे 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को रिक्त स्थान तो कार्य स्थलों पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की थी। तो यहां पर दूसरा विकल्प होगा इस रिक्त स्थान में हमारा उत्तर। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? विधानसभा के सदस्य, संसद के सदस्य, केंद्र सरकार, अटॉर्नी जनरल। तो यहां पर केंद्र सरकार भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? पटवारी, नगर निगम वार्ड काउंसिलर, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी या फिर लेखपाल। तो उत्तर बन जाता है नगर निगम वार्ड काउंसिलर, ये प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आता है, भारतीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए डी के बासु निर्देश क्या है? कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए निर्देश, बच्चों को हानिकारक रोजगारों के बचाव के लिए निर्देश, घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव के लिए निर्देश, और फोर्थ है गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। तो यहां पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा डी के बासु निर्देश क्या है? तो फोर्थ है गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ होगा वो उत्तर होगा। आगे चलते हैं, वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जातियां, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, अति पिछड़ी जातियां। तो यहां पर अनुसूचित जनजातियां ये वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में इस श्रेणी के अधिकारों को स्वीकार करता है। द्वितीय स्रोत का एक उदाहरण है भारत का संविधान, जनगणना रिपोर्ट 2011, जन्म मृत्यु के पंजीकरण रिकॉर्ड या हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी के इतिहास की पाठ्य पुस्तक। तो देखिए, द्वितीय स्रोत के बारे में हमें देखना है और द्वितीय स्रोत के रूप में हमारे अतीत जो कक्षा 6 एनसीईआरटी की इतिहास की जो पाठ्य पुस्तक है वो हमारे लिए एक द्वितीय स्रोत के रूप में यहाँ पर रहेगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर जो कथन हमारे देखने को मिलते हैं, परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, न कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए।
स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। कथन केवल ए सही है, ए बी दोनों सही है, कथन ए सही बी गलत है और कथन बी सही किंतु ए गलत है। अब यहां पर यदि हम देखें तो इसमें उत्तर होगा हमारा दोनों कथन इसमें सही है, ए बी दोनों सही है। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना, सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच संबंधों का बोध कराना और शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य याद करवाना, समाज में यथास्थिति को बनाए रखने तथा सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार कराना। तो यहां पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो इसमें बनेगा दूसरा विकल्प। सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच संबंधों का बोध कराना हमारा उत्तर होगा। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उस पाठ्य पुस्तकी ज्ञान को याद करने की क्षमताओं का परीक्षण करना तथा सभी शिक्षार्थियों के लिए परीक्षा के तनाव को कम करना, शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करने और चिन्हित करने के लिए, शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक विभेदों को दर्शाने के लिए, शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिसको पाने के लिए वे प्रयासरत रहें। तो यहां पर हमारा उत्तर बन जाता है शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिसको पाने के लिए वे प्रयासरत रहे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न आता है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है क्योंकि फिल्में कक्षा के भीतरी और बाहरी दुनिया को ला सकती है। ये फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित है। फिल्में ऐसी कहानी, संवादों और छवियों को सामने लाते हैं जो जीवन में हमसे दूर हो सकती है। फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। सही विकल्प का इसमें चयन करें। तो यहां पर सही विकल्प का चयन हमारा कौन सा होगा? तो पहला विकल्प जो होगा जिसमें ए बी सी के रूप में कथन हमारे होंगे, फिल्में कक्षा के भीतरी बाहरी दुनिया को ला सकती है, और बी है फिल्में अनदेखे अनसुने संदर्भों को खोजने में की शक्ति से प्रेरित होती हैं और फिल्में ऐसी कहानियां, संवादों और छवियों को सामने लाती है जो जीवन में हमसे दूर होती है। बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर होगा? मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है या फिर चिरकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र ऊपर दर्शाया गया है। मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है जबकि हम दो आयामी दुनिया में रहते हैं और शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है। तो यहां पर हम कह सकते हैं सही विकल्प देखें तो ए बी या फिर ए सी और डी या फिर ए बी सी। तो हमारा सही विकल्प इसमें रहेगा केवल ए। मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मिति है। आगे चलें। शिक्षार्थियों को जीवन के अधिगम से जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को इरादतन एवं सुस्पष्ट शामिल करें। कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ में चिन्हित करना, परीक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका दें। सही विकल्प का इसमें हमें चयन करना है। अब यहां पर सही विकल्प इसमें देखेंगे तो सही विकल्प इसमें हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 2 जिसमें ए और सी दोनों ही चीजें इसमें सही देखने को मिलेंगे। इतिहास पढ़ते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए, अनुक्रम एवं प्रक्रियात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए या फिर एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए, शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा को विकसित करने के लिए। सही विकल्प को चयन इसमें करें तो ए बी सी या फिर ए सी डी या फिर बी सी डी या केवल सी डी सही है। तो देखिए इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का जो प्रयोग होता है तो निश्चित रूप से वो चार्ट जो है वो हमें दिखाता है कि किसी साम्राज्य के वंश
आदि को भी चित्रित कर सकते हैं, उसके अनुक्रम को भी दर्शा सकते हैं और कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए भी इसका उपयोग होता है। तो यहाँ पर पहला विकल्प जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे चलते हैं। एक दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के साथ कार्य करते समय आपको एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को किस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए? यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज में बोलना, विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्रों का प्रयोग करना, मौखिक संकेतों के द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना, कक्षा में चर्चा के दौरान टैक्टाइल करने वाली सामग्रियों को शामिल करना। केवल ए सही है, बी सही है या एबीसीडी सही है? तो यहां पर सही उत्तर हमारा जो होगा वो होगा केवल ए सी डी सही है, जिसमें ए सी और डी ये हमारे उत्तर होंगे। आगे देखिए, सामाजिक विज्ञान में शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार यदि हम करें तो यहां पर यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है, शिक्षार्थियों को खोजी बना देता है, यह पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित विधि है, यह स्वनिर्देशित क्रियाकलापों के द्वारा अधिगम को मानती है। तो सही उत्तर देखें, ए बी सही है, ए बी सी सही है, ए बी डी सही है, ए सी डी सही है। तो यहां पर सही उत्तर हमारा रहेगा ए बी और डी इसमें सही है। प्रोजेक्ट विधि उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है, शिक्षार्थियों को खोजी बना देती है और स्वनिर्देशित क्रियाकलापों के द्वारा अधिगम को मानती है। आगे बढ़े, अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी? तो यहां पर यदि हम देखें, सामाजिक प्रक्रियाओं को खोज करने के उत्सुक, स्रोतों के आधार पर कल्पनाशीलता, समस्याओं के समाधान के सुझावों की कोशिश करने वाले, विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने वाले। सही विकल्प का चयन यदि इसमें करें हैं तो सही विकल्प का चयन हमारा उत्तर इसमें बनेगा केवल ए बी, ए बी सी या ए बी सी या ए बी डी या फिर बी सी डी। तो हमारा इसमें सही उत्तर जो बनेगा वो बन जाता है दूसरा, जिसमें केवल ए बी और सी के रूप में हमारा उत्तर होगा। तो ए बी और सी। अगले प्रश्न पर देखें। अगला प्रश्न आता है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने के लिए निम्न में से कौन सहायक हो सकता है? पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना, कक्षा में एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली, विभिन्न स्रोतों को शामिल करना, आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों के या फिर एक परीक्षा पत्र के सभी शिक्षार्थियों के लिए सही विकल्प का इसमें चयन हमें करना है। तो प्रश्न के लिए सही विकल्प हमारा कौन सा होगा? केवल ए बी, ए सी या बी डी या फिर बी सी डी। तो इस प्रश्न में हमारा सही उत्तर जो बनेगा वो बनेगा केवल ए और सी, जिसमें पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने के लिए जो सहायक होगा तो जेंडर संबंधित मुद्दों, पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना और विभिन्न स्रोतों को शामिल करना। आगे देखिए, विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना हमें क्यों सीखना चाहिए? विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? कमियों को इंगित करने के लिए, लगभग सभी चीजों पर दूरदर्शी होने के लिए, समाज में यथास्थिति को बनाए रखने के लिए, यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से जुड़े हुए हैं, एक रूप समशील दृष्टिकोण की कदर करने के लिए। तो यहां पर उत्तर बनता है यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। आगे देखें, निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरणों का चयन करें। तो यहां पर हमें करना है उनका चयन। सरोज को स्कूल जाने का मौका मिला जबकि निर्मला को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। एलन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है जबकि साइमन का परिवार बहुत अमीर है। रघु सुरेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता क्योंकि वह समाज के खास समुदाय से आता है। परितोष को बांग्ला अच्छी आती है,
वहीं सुचिता हिंदी बोलती है। तो हमारा जो उत्तर होगा, जिसमें विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण की बात करें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा है, एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो, बोमडेला, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, तवांग और लिसांग गांव को शामिल किया गया है। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण किए गए दो राज्यों को इंगित करने के लिए कहेंगे? अब यहाँ पर इसके लिए विकल्पों को देखते हैं। तो विकल्प है हमारा मिजोरम एवं मेघालय एक मानचित्र पर। इसी के साथ में दूसरा आता है मणिपुर एवं सिक्किम एक समय रेखा पर, और अरुणाचल प्रदेश है मणिपुर एक मानचित्र पर, और नागालैंड एवं त्रिपुरा एक समय रेखा पर। तो प्रश्न के लिए हम जिन दो राज्यों को इंगित करने के लिए कहेंगे, तो यहां पर हमारा सही उत्तर बन जाता है ऑप्शन नंबर फोर्थ, नागालैंड एवं त्रिपुरा एक समय रेखा पर। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहां पर हमारा उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आता है, सामाजिक विज्ञान की समसामयिकी समझ अध्यापकों को सभी निम्नलिखित सभी को करने के लिए प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। चार विकल्प इस प्रकार से हैं, शिक्षार्थियों को दूसरों के स्थानीय अनुभवों को पढ़ने तथा स्वयं के अनुभवों को खोजने के लिए। दूसरा आता है प्रश्न के समान उत्तर देने के लिए, विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देना जिससे कि सभी बेहतर बन सके। और तीसरा आता है शिक्षार्थियों को दिए गए विषय वस्तु पर प्रश्न बनाने की क्षमता के लिए प्रशंसा करना, उसे अधिगम की जांच के लिए वैध स्वीकारना। और फोर्थ आता है शिक्षार्थियों को कक्षा में विकसित ज्ञान को मूर्त परिस्थितियों में उपयोग करने के लिए अवसर देना। तो यहां पर प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा विद्यार्थियों को दिए गए विषय वस्तु पर प्रश्न बनाने की क्षमता के लिए प्रशंसा करना, और उसे अधिगम की जांच के लिए वेद स्वीकार करना। केवल इसे छोड़कर यहां पर देखें तो केवल इसे छोड़कर हमारा बाकी सभी जो है प्रोत्साहित करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। चार विकल्प हमारे इस प्रकार से हैं, जिसमें हमें जेंडर रूढ़िवादिता का जो उदाहरण नहीं है उसे देखना है। सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। दूसरा है सिर्फ लड़कियों को कक्षा का बोर्ड सजाने के लिए कहा जाता है। थर्ड है हालांकि लड़के कक्षा का चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियां एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। फोर्थ कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए लड़कों एवं लड़कियों को अलग अलग पंक्तियों में बिठाना। तो देखिए यहाँ पर जेंडर रूढ़िवादिता का जो उदाहरण नहीं है वो देखना है, और वो हो जाता है यहाँ पर विकल्प नंबर 3। हालांकि लड़की कक्षा वे चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण इसमें नहीं है। आगे चलते हैं, सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा अतीत के सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना, साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना चाहिए, वो कितने भी पुराने हों। और सी है सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना। डी है स्रोतों का ट्राई एंगुलेशन को प्रमुखता देना। तो यहाँ पर विकल्प का चयन यदि इसमें हम करते हैं तो यहाँ पर हमारे लिए विकल्प बन जाते हैं सी और डी, सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना, साथ ही साथ स्रोतों के ट्राई एंगुलेशन को प्रमुखता देना। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा, जिसमें केवल सी और डी यहाँ पर हमारा उत्तर बनेगा, ये इसमें उत्तर होगा। आगे देखिए, कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जाता है। तो किया जा सकता है कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलनों और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके। बी है भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर। सी है सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चाओं में शामिल करके, या फिर कक्षा के दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर के। तो यहाँ पर विकल्पों के लिए हमारा उत्तर जो होगा वो नीचे हमें चयन करना है, और इसके लिए हमारा जो उत्तर बन जाता है वो बन जाता है विकल्प नंबर 3, जिसमें बी सी डी के रूप में हमारा उत्तर इसमें शामिल होगा। तो बी सी और डी ये तीनों हमारे उत्तर इसमें रहेंगे। आगे देखें, इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है,
बी है इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव को खोजे। सी है इतिहास व्याख्यानों के विविधों से संलग्न हो और प्रमुख समुदायों के विचारों को अनुमोदित करे। साथ ही डी है इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रख कर देखें। इसके लिए हमारे जो विकल्प होंगे एबीसी, एबीडी या फिर एसीडी या फिर बीसी डी। तो इस प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, सी और डी। तो बी और सी के डी के अंदर देखें, इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और खोज और बदलाव को खोजें, इतिहास व्याख्यानों के विभेदों से संलग्न हो, तब प्रमुख समुदायों के विचारों को अनुमोदित करें। साथ ही साथ इतिहास की घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रख करके भी देखें। आगे बढ़ते हैं, प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत के किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? समानता, जीवन, न्याय, आजादी। तो यहां पर उत्तर हो जाता है हमारा जीवन। देखिए यहां पर जो प्रश्न है ये थोड़ा सा मतलब इसके विकल्प जो थे वो त्रुटिपूर्ण मान सकते हैं, जो कि बोर्ड ने इस प्रश्न के लिए जो विकल्प थे इस पे सभी के लिए 1 अंक दिया था, मतलब थोड़ा सा विकल्प यहाँ पर सही इसमें नहीं रखा गया था। तो वैसे यहाँ पर हम जीवन को मान सकते हैं, समानता, आजादी, न्याय, आजादी ये सब इसमें शामिल नहीं है मौलिक अधिकार के भाग के रूप में, पर यहाँ पर हम एक जीवन के लिए मान सकते हैं क्योंकि प्रदूषण रहित हवा का अधिकार हमारे एक अच्छे जीवन के लिए होता है। तो यहाँ पर वैसे इसमें विकल्प जो है इसके लिए सही नहीं है ये मैं कह रहा हूँ, पर फिर भी यहाँ पर हम इस प्रश्न के हिसाब से यहाँ पर देख रहे हैं। आगे चलते हैं, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, एम के गांधी, राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं ना कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं? 4, 1, 2 या फिर कोई भी नहीं। तो यहाँ पर प्रश्न के लिए जो हमारा उत्तर हो जाता है वो हो जाता है 89 के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 4 यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर रिक्त स्थान हो गया, एक तंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र, अल्पतंत्र। तो यहाँ पर उत्तर बनता है प्रश्न के लिए लोकतंत्र। राजतंत्र से बदलकर 2006 में लोकतंत्र हो गया था। थर्ड विकल्प यहाँ पर उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे समाज विज्ञान से संबंधित प्रवेश क्वेश्चन पेपर, और वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो काफी लंबा हो गया है और प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।